आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाहन न मिलने पर माता पिता बाइक से इकलौती बेटी का शव गाजियाबाद से लेकर अपने गांव चल दिए। घर पहुंचने से पहले जमाना में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार थाना अकराबाद निवासी सत्यवीर पुत्र किताब सिंह अपनी पत्नी प्रीति के साथ विजयनगर गाजियाबाद में रहकर जॉब कर रहा था। 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और एक बेटी थी। आज सुबह उनकी इकलौती बेटी गुंजन की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। लॉकडाउन के चलते उन्हें बेटी का शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। इस पर पति पत्नी बाइक से ही बेटी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव के लिए चल दिए। दोपहर गवाना हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्यवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायल सत्यवीर को अस्पताल में भर्ती कराया है। सत्यवीर नाम था भाई का, और उसकी बेटी बीमार थी, हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में दवा दी, वो सही नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला कि ये ख़त्म हो जाएगी, इसको घर ले जाओ। तो वो वहाँ से गाजियाबाद से गांव के लिए लेके आ रहा था। कौन से गांव? जिहादपुर के लिए। थाना अकरबाद जी। फिर तो वहाँ से लेके आ रहा था। बुलंदशहर पे आके लड़की ने दम तोड़ दिया है। उसने फिर फ़ोन करा मेरे पास, नो दीदी लड़की ने दम तोड़ दिया है। मैंने कहा तू लेके चल, मैं आ रही हूँ। तो वो यहाँ पे तो वो गवाना आया है, तो मैं बुलंदशहर आ गई हूँ। फिर उसका फ़ोन आया है, गवाना पार करके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका। फिर फ़ोन करा है, नो एक्सीडेंट हो गया किसी पुलिस वाले ने, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी भाभी ना ख़त्म हो गई। कैसे एक्सीडेंट किसकी ने मारा है? और ये फुटपाथ में लगा जाकर, तो ये गिरा है रोड पे, और वो फुटपाथ में वो जो सरियाँ सी नहीं लगी होती हैं, वो इसके पेट में गड़ गई हैं। पेट में, मुँह में, मतलब पूरे में। कब शादी कब हुई थी? शादी 3 साल पहले। क्या बच्चे हैं? बच्चा एक ही था, 7 महीना की बच्ची थी। लड़की थी? हाँ। क्या करते थे इनके? कुर्सी कंपनी में जॉब करता था। तो गड़ी गई, उसका नंबर ही नहीं ले पाया। मेरा भाई बेहोश हो गया था। भाई की तबीयत यही मतलब सही है। चोट है, चलो मतलब पूरा दिन हॉस्पिटल में था, शाम को उसे निकाल के लेके आए, तो अब मतलब सही है। लेकिन वहीं तुरंत। तो क्या चाहती हैं आप? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चाहती? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो पकड़ा जाए। ना नंबर है ना कुछ, कैसे पकड़ा जाएगा? अलीगढ़ के मानिक चौक निवासी कोरोना से जंग जीतने के बाद जब स्वस्थ होकर अपने घर लौटे और एम्बुलेंस से उतरे ही उनके समर्थक और शुभचिंतकों द्वारा उनके सम्मान में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इसके साथ नारेबाजी भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अलीगढ़ एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में से शिनाख्त के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये उस मानिक चौक से एक व्यक्ति पॉजिटिव आए थे, जो एडमिट हुए थे यहाँ पर हॉस्पिटल में। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद से जब वो घर गए तो उनके साथ में कई लोग आ गए और वो वहाँ पर बाहर निकल के उनका वीडियो बना। वीडियो की पुलिस के सामने आया, तो उस वीडियो के आधार पर वो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें आईपीसी के सेक्शन हैं और एपिडेमिक एक्ट के सेक्शन हैं। उसमें मुकदमा लिखा गया है और उसमें वीडियो के जितने लोग हैं वो वेरीफाई किया जा रहा है। उसमें कुछ नेम्ड है। विवेचना करने के बाद जो इसमें समुचित विधिसम्मत कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या सर वो आरएसएस के लोग थे? क्या वीडियो में क्या सामने आ रहा है? नहीं, अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि कौन लोग उसमें वीडियो में क्या दिखा जुड़े हुए हैं। नहीं, वीडियो में आए हैं कुछ लोग इकट्ठा हैं। एक आदमी जो डिस्चार्ज होकर आए हैं उनके साथ में इकट्ठा हैं, और वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, नारेबाजी भी हो रही थी, फूलमाला भी बरसाई जा रही थी। और जो भी वो सब वीडियो में स्पष्ट है, तो उसी के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। जो धारा बनती है उस धारा में मुकदमा लिखा गया है और विवेचना चल रही है। उसमें 7 संकलन की कार्रवाई की जाएगी। जो सबूत हैं उसमें वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद से जिन भी ने आईपीसी के सेक्शन के और सीआरपीसी के सेक्शन के या एपिडेमिक एक्ट के सेक्शन के जो वायलेशन किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और मजदूरों के साथ जनता भी बेरोजगारी को लेकर पूरी तरह से त्रस्त है, जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी के लाले पड़े हुए हैं और लोग देश में फैली इस महामारी के बीच संकटों से जूझ रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में बिजली विभाग द्वारा लोगों के घरों पर बिजली का बिल जमा करने के लिए बिल भेजा जा रहा है।
उसके बावजूद भी जनता बिल पहुंचने के बाद अपने घर पर इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करने के बाद जब बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर कई दिन तक लोगों को चक्कर कटवाते हैं। ना तो वहां पर कोई अधिकारी बिल जमा करने के लिए मिलता है और ना ही कोई कर्मचारी कार्यालय पर मौजूद होता है। ITI इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली विभाग के ऑफिस पर लोगों ने हंगामा काटा और अधिक बिल आने पर रोष भी जताया। मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आई हूँ, मैं पिछले 5-6 दिन से आ रही हूँ। कभी SDO साहब नहीं मिलते हैं, कभी JE साहब, कभी AE साहब नहीं मिलते हैं। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी 2020 जनवरी से लगातार जो रीडिंग का आंकड़ा है वो 41, 42, 39, 41, ठीक है। इन्होंने अप्रैल के मंथ में मुझे ऑनलाइन मैसेज भेजा 390 रुपए का, लेकिन 41 रीडिंग का जो बिल था सारे चार्जेस लगाकर इन्होंने, जब मैंने क्योंकि जमा नहीं किया क्योंकि मुझे रसीद नहीं दी गई थी, इसीलिए मैंने जमा नहीं किया और लॉकडाउन का मैंने पालन किया, नहीं निकली मैं घर से बाहर। इसके बाद इन्होंने मुझे 2839 रुपए का बिल बना के दिया है, जिसमें से ये मुझे बोल रहे हैं कि 394 रुपए इन्होंने लेस किए हैं, जबकि मेरा आंकड़ा कहता है कि इन्होंने उसको भी ऐड किया है। और मैं ये पूरा प्रूफ के साथ इनको समझा भी सकती हूँ। रीडिंग ज़्यादा लग के नहीं आ रही है, ये लॉकडाउन होने की वजह से पिछले 2 महीने का लगभग बिल प्रोविजनल बनाया गया है। सिस्टम द्वारा जनरेटेड बिल है ये, जिसमें कि जो प्रीवियस मंथ की रीडिंग थी उसी के एवरेज के हिसाब से जो है बिल बनाए गए हैं। अब रीडिंग के बिल बनना है इस बार, तो उसकी वजह से उनको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। हम उनको समझा रहे हैं आराम से और वो समझ के चले गए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कस्बे के मार्ट रोड स्थित परशुराम कॉलोनी में 21 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 62 वर्षीय गिरिराज सिंह की मौत के बाद चिकित्सकीय टीमों ने उसके परिवार को होम क्वारंटाइन किया था। 6 दिन पूर्व बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मृतक गिरिराज सिंह के परिवार के 5 सदस्यों को मथुरा रैंडम टेस्ट के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट आने तक सभी परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अनुज चौधरी ने बताया कि विगत दिनों गिरिराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया था कि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। क्षेत्रीय लोगों में भयावह बीमारी के चलते भय व्याप्त था, जिसके संबंध में आज सभी परिजनों को होम क्वारंटाइन करने के बाद आज रैंडम सैंपलिंग कराई गई है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये 21 तारीख को गिरिराज सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जो कि लगभग 62 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 21 तारीख को। तो संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई थी कुछ, तो उस दृष्टिकोण से हमने उनके परिवार के लोगों को पहले तो होम क्वारंटाइन कर दिया था और आज हमने उनके परिवार के 5 सदस्यों का एक रैंडम सैंपलिंग होती है वो करवाने के लिए भेजा है जिले पे, जिससे स्थिति भी पूरी स्पष्ट हो जाए क्या स्थिति है। तो क्या परिवार के ही 4 लोग हैं, सब 5 हैं? हाँ, सब परिवार के सदस्य हैं 5। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खतरे को कम करने के लिए और प्रवासी मजदूर और उनका परिवार परेशान ना हो, इस बात का कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खतरे को कम करने के लिए और प्रवासी मजदूर और उनका परिवार परेशान ना हो, इस बात का ध्यान रखकर झांसी प्रशासन तरह तरह के प्रयास कर रहा है। यहाँ जिलाधिकारी व SSP रक्षा बॉर्डर पर पहुंचकर कभी मास्क वितरण करते हुए उन्हें सोशल डिस्टेंस में रहने का पाठ पढ़ाते हैं, तो कभी छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खिलौने और बिस्किट बांटते हैं। इसी क्रम में आज झांसी जिलाधिकारी ने रक्षा बॉर्डर पर पहुंचकर प्रवासी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बंटवाई, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 1 माह से रक्षा बॉर्डर पर प्रवासी श्रमिकों का महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब से ट्रक, DCM और पैदल आना हो रहा है। पैदल आ रहे प्रवासी श्रमिकों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अन्य प्रदेशों से यहां आ रहे श्रमिकों की मुसीबत कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मजदूरों की महिलाओं को सैनिटरी पैड दिए गए हैं। यह मजदूरों के रुकने के साथ ही साथ भोजन सहित चिकित्सा की भी व्यवस्था है। जब मजदूर अन्य प्रदेश से यहां आता है तो यहां की व्यवस्था देखकर तनाव कम हो जाता है। जैसे विगत 1 महीने से रक्षा बॉर्डर पे प्रवासी श्रमिकों का आगमन हो रहा है और प्रवासी श्रमिकों का आगमन पैदल के माध्यम से भी हो रहा है, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लेके झांसी बॉर्डर तक मध्य प्रदेश वाले छोड़ दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लेके MP-UP बॉर्डर से लेके उत्तर प्रदेश के जो गंतव्य स्थान तक UPSRTC और भारतीय रेल सेवा, ये सब चीज़ हर तरीके से इन श्रमिकों को अपने जगह पर छोड़ने की व्यवस्था है। इस बीच में इन लोगों की खान पान की व्यवस्था भी देखा था, इन लोगों की रहने की व्यवस्था भी देखा था, इन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में भी जो भी काम होना है वो भी देख रहे थे
और साथ में इनकी बसेस की व्यवस्था भी हुई, इनकी ट्रेन की व्यवस्था भी हुई। इस बीच में बच्चों के मुंह पे, चेहरे पे मुस्कुराहट देने के लिए खिलौना भी बांटे थे। आज एक और विशेष प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि इन श्रमिकों की सैनिटेशन हैबिट्स में मुख्य रूप से जो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल पैड्स की व्यवस्था हम लोग यहाँ से बांटना शुरू करते हैं। ये एक सीख है, क्योंकि आज ट्रेन का समय भी थोड़ा लेट हो रहा है। इन सब लोगों को यहाँ पे ही हमारे बॉर्डर पे व्यवस्थित करके ये सारी चीज़ पकड़ के काम भी हम लोग शुरू किया था। और हम आशा करते हैं कि लोग इस सैनिटेशन हैबिट्स को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जितना हम लोग मास्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जितना सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को सैनिटेशन हैबिट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मुख्य रूप से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ध्यान देना। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।